हेलो, सबको वेलकम। आज की जो सेशन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे जो स्टूडेंट अब्रॉड स्टडी के बारे में सोच रहे हैं। और आज हमारी जो कॉन्वर्सेशन है वो होने वाले डॉक्टर पारुल के साथ। और बहुत कुछ जानने वाले हो तुम लोग जो अब्रॉड की पीएचडी के बारे में, एकदम बेसिक से लेकर कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में क्लियर होगा। और बहुत कुछ तुम लोग के लिए सरप्राइज भी आने वाले हैं, किस तरीके से अब्रॉड में अप्लाई करना है सब कुछ। और डॉक्टर जो पारुल है वो तुम्हें सब कुछ गाइड करके देगा। तो वेलकम। हेलो मैम, कैसे हो? हेलो। हेलो अनूप, आई एम गुड। आप कैसे हैं? मैं तो बढ़िया हूँ। तो अभी जो एक कॉन्वर्सेशन कम्प्लीटली रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैम जो है अभी यूएसए में बैठे हैं, तो वहां से ही हम लोग इस कॉन्वर्सेशन को कर रहे हैं। तो मैम अभी करेंटली आप यूएसए में क्या कर रहे हैं और आपके बारे में थोड़ा बताओ। श्योर। तो मैं अभी यूएस में मैंने पीएचडी कंप्लीट किया है इन दिसंबर 2022 में। और अभी मैं जॉब कर रही हूँ। मेरा पोजीशन है हाइड्रो पावर प्रोग्राम मैनेजर। और मैं ओरेगन डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी के लिए काम कर रही हूँ। तो बेसिकली मेरे मतलब मैंने जो रिसर्च किया उसी से रिलेटेड ये जॉब है। मैंने पीएचडी के बाद लिया। हाँ जी। बहुत बढ़िया। मतलब मैम पीएचडी करने के बाद यूएसए में जॉब, तो क्या प्लान है यूएसए में सेटल हो जाने का? अभी तो कुछ श्योर नहीं है, आगे जैसा अपॉर्चुनिटीज कुछ आएंगे फैमिली को भी देख के, तो फिर हम और मतलब प्लान और पावरफुल हो जाएगा कि क्या करना है। अभी डायरेक्टली जॉब मिल गया, सो आई जस्ट गॉट द जॉब एंड आई एम वर्किंग हियर। ओके, अच्छा मैम, जो जॉब मिल जाती है क्या पीएचडी के टाइम ही अपॉर्चुनिटी आ जाती है या पीएचडी के बाद कुछ प्लेसमेंट वगैरह होता है? तो यहाँ पे सिस्टम जैसे इंडिया की तरह नहीं होता कि कंपनीज आती है कैंपस में, मतलब पीएचडीज के लिए तो नहीं होता है, बैचलर डिग्री के लिए होता है, बच्चे करते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं कंपनी से इंटरेक्शंस। बट पीएचडीज में क्या होता है कि आप पीएचडी करते हो तो उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ता है इंडिविजुअली हर कंपनीज में। मेरे कई केसेस में क्या होता है, यूजुअली पीएचडी के बाद लोग पोस्ट डॉक्टरल अपॉर्चुनिटीज में चले जाते हैं, पोस्ट डॉक ऑफर्स मिलते हैं उनको। लेकिन ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज के लिए ट्राई करते हैं, क्योंकि मुझे कई बच्चे इंडस्ट्रीज के लिए ट्राई करते हैं, मैंने दोनों में ट्राई किया क्योंकि आई वांटेड टू हैव लाइक मल्टीपल अपॉर्चुनिटी, और मुझे देखना था कि बाद में फ्यूचर में डिसाइड करने में इजी रहेगा मुझे, राइट, कंपैरिजन करने में, एवरीथिंग बेनिफिट सब कुछ। तो मैंने जब मेरा पीएचडी का लास्ट ईयर था तभी से मैंने स्टार्ट कर दिया था एप्लीकेशन करना पूरे जॉब प्रोसेस में। एंड इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज यहाँ का जॉब मार्केट बिल्कुल अलग है, समझने में सब कुछ बहुत टाइम लगा, मुझे भी बहुत रिजेक्शंस मिलते थे। लेकिन इट्स बेटर कि आप जैसे लास्ट ईयर में हो तभी आप स्टार्ट कर दो प्रोसेस, तो आपको अच्छे खासे जॉब मिल जाते हैं। मुझे काफी ऑफर्स आए लास्ट में, तो जब ग्रेजुएट हो गई देवर टोटल 13 ऑफर्स इन माय हैंड, इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल जॉब। अप्रोक्सीमेटली कितने पैकेज आती है लगभग, एक आइडिया के लिए? तो इट डिपेंड कि जैसे इंडस्ट्रियल जॉब है, अगर तुरंत आप ग्रेजुएट हुए पीएचडी से तो 100,000 डॉलर पर एनम की रहती है सैलरी। और अगर आप पोस्ट डॉक कर रहे हो, पोस्ट डॉक की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो $80,000 पर एनम की सैलरी रहती है स्टार्टिंग में। $1,000 मतलब इंडियन करेंसी में कितने आ रहे हैं अप्रोक्सीमेटली? अम, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू 80, तो मतलब वही 80। लगभग 80। 80, अच्छा वहाँ पे 18,000 पर मंथ? नहीं, मतलब 5 अराउंड लाइक 4 और 5 lakhs पर मंथ इतना पड़ेगा। पर मैं आपको एनम मंथ। का बताई हूँ कि जैसे हंड्रेड अच्छा, थाउजेंड डॉलर पर एनम का। हाँ जी। सही है सही है। तो इंडिया की तो इस हिसाब से काफी हाई है क्योंकि इंडिया में बच्चा ऐसे है, पीएचडी करके भी काफी बच्चे बैठे, बहुत बच्चे बैठे हैं। तो बच्चों की जो अभी करेंटली क्वेरीज है ना, जो बच्चे काफी बच्चे मूव करना चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस रहता है? मतलब आपको कैसे पता चला जो आप पीएचडी कर सकते हैं, किस टाइम पता चला और किस तरीके से आपने अप्लाई किया? तो ये पूरा प्रोसेस अगर बच्चों को क्लियर करेंगे। तो मैंने इंडिया में एक्चुअली बैचलर्स किया, उस टाइम पे तो कुछ मतलब कोई एम नहीं था। बैचलर किया बायोटेक्नोलॉजी में मैंने, चेन्नई से किया। और फिर मैंने गेट के लिए अप्लाई किया क्योंकि मुझे था कि बैचलर के बाद जॉब नहीं था, सो आई वाज हैविंग द ओनली ऑप्शन कि मैं आईआईटी से मैं अपनी मास्टर्स करूं। मैंने गेट का प्रिपरेशन किया, गेट के बाद मुझे आईआईटी रुड़की में एडमिशन मिला और मैंने आईआईटी रुड़की से मास्टर्स कंप्लीट किया।
वहाँ मास्टर्स करने के बाद मुझे एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग वहाँ पे मैं ही अपने बैच में स्टूडेंट थी जिसको जॉब नहीं मिला। मेरे बैच में देयर वर टोटल 13 स्टूडेंट्स, ऑल गॉट द जॉब। और फिर बट मैंने ऑफ बायोटेक में कैंपस। कुछ मिलता है इंडिया में क्या उतना ज्यादा हाई वैल्यू मिलता है? वो तो बहुत लो पैकेज में मिलता है। हाँ, लेकिन मैंने मास्टर्स बायोटेक में नहीं किया, मैंने एनवायरमेंटल अच्छा, मैनेजमेंट में किया। ओके, ओके, मैंने स्ट्रीम अच्छा। थोड़ा-सा चेंज कर दिया क्योंकि गेट मैंने बायोटेक में दिया, लेकिन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में मुझे फील्ड मिल गया और मुझे पेपर टेक्नोलॉजी में भी मिला, बट मैंने चूज़ किया एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। ग्रेट। तो मैंने उसमें मास्टर्स किया और फिर मैंने आउट ऑफ कैंपस जॉब अप्लाई स्टार्ट किया और मुझे आंध्र प्रदेश में एज़ अ असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब मिला, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। मैंने कुछ महीने वहाँ पे जॉब किया। मुझे मुझे क्योंकि घर से बहुत दूर था, स्टिल मैं उत्तर प्रदेश से बिलॉन्ग करती हूँ और जॉब करना वहाँ पे पेरेंट्स से मिलना बहुत प्रॉब्लम भी होता था और वो काफ़ी रिमोट जॉब था, विलेज में था एक तरह से, साउथ इंडिया में। तो फिर मैंने अप्लाई किया और मुझे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जॉब मिल गई, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है उसका। वहाँ पे आई वर्क्ड एज़ अ रिसर्च फेलो फॉर 2 इयर्स। और जब मैं न्यू दिल्ली आई तो ये सब जो प्रोसेस हो रहा था, मेरा मास्टर्स के बाद से ही एम था कि मुझे पीएचडी के लिए अप्लाई करना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यूएस में मैं अप्लाई करूँगी। सो मैंने क्या किया, मैंने पूरे आईआईटीज़ में और स्पेशली आईआईटीज़ में और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, जैसे सीएसआईआर इंस्टीट्यूट्स वगैरह में, पीएचडी के एप्लीकेशंस डालने स्टार्ट किए बेस्ड ऑन माय एमटेक डिग्री। और आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे मैं 3rd राउंड तक जाती थी हर सब में और सब में मुझे मतलब मुझे रिजेक्शंस मिल जाते थे। 1st, 2nd राउंड रिटन टेस्ट क्वालीफाई होता था और जब ऐसे रिजेक्शंस मिलते थे और मैं उस टाइम पे जॉब भी कर रही थी, तो मेरे लिए अच्छा था कि मेरी अर्निंग्स कुछ आ रही थी ट्रैवल करने के लिए, सब चीज़ जाने के लिए। तो मीनव्हाइल मेरे दिमाग में ये आया कि ये सब तो चल ही रहा है, व्हाई शुडन्ट आई जस्ट लुक फॉर इवन अदर कंट्रीज़ एज़ वेल। पर मुझे लग रहा था कुछ ज़्यादा ही बड़ा ड्रीम हो गया, यहाँ इंडिया में नहीं हो रहा है तो बाहर क्या होगा। बट आई वाज थिंकिंग मे बी इसीलिए कुछ हो रहा है, मतलब कहते हैं ना, भगवान कुछ अच्छा कर रहा है तो कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। तो बिल्कुल, मेरे दिमाग में बिल्कुल। हमेशा ये रहता था और साइड में मैं जीआरई और टॉफल ये सब के प्रिपरेशंस भी स्टार्ट कर दी, जॉब्स भी अप्लाई कर रही थी और करंट जॉब भी कर रही थी। और मेरे को सबसे बड़ा एडवांटेज ये लगा कि मैं मार्कापुर में जॉब करी थी साउथ इंडिया में, जैसे आपको बताया। तो जब मैं न्यू दिल्ली आई तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील ये हुआ कि मुझे फुल वाई-फाई है अपने रूम में, अपने ऑफ़िस में, और मुझे उसका एडवांटेज लेना है, जो कि पहले नहीं था मेरे पास और मैं कुछ भी प्रिपरेशन नहीं कर पाती थी। तो मुझे लगा कि दिस इज़ अ पॉज़िटिव थिंग इन माय लाइफ़। उस टाइम में मैं यही सोचती थी कि यार मेरे पास वाई-फाई है और मैं अब कितना पढ़ सकती हूँ। एंड आई स्टिल स्माइल एट माय सेल्फ जब ये सब सोचती हूँ मैं फिर। और फिर हाँ, मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन, टॉफल, जीआरई अपने से स्टार्ट किया पढ़ाई करना। मैंने लिंक्डइन पे सब लोगों से कॉन्टैक्ट्स किया, एक्चुअली लिंक्डइन पे बहुत लोग हेल्प करते हैं। मुझे भी कुछ पता नहीं था कि मैं सब मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चंस लोगों से पूछने लगी कि सर मतलब क्या करना है? पहला स्टेप क्या? आपके पास कोई पेपर्स हैं जो आपने कोर्स मटेरियल्स आपने पढ़ा है? मतलब जो क्योंकि पीएचडी स्कॉलर हैं उनको अप्रोच करते थे या प्रोफेसर को? नहीं, मैं पीएचडी स्कॉलर्स को पहले अप्रोच करती थी, क्योंकि पहले जानना था क्या होता है यार जीआरई, टॉफल कैसे मिलेगा, क्योंकि इतने सारे कोचिंग्स हैं एंड आई कैन नॉट अफोर्ड टू गिव देम सो मच मनी फॉर देम। और उनके बहुत चार्जेस थे उस टाइम पे, मतलब इस टाइम पे भी होंगे ऑब्वियसली। तो मुझे 2 लोग मिले जो ऑब्वियसली यहाँ पे पीएचडी कर रहे थे उस टाइम, एंड दे हेल्प्ड मी, दे शेयर्ड मी ऑल देयर इन्फॉर्मेशन फॉर जीआरई एंड टॉफल मटेरियल्स उन्होंने शेयर किया। तो मैंने कहा यार ये देखो, ये तो सब अच्छा, मतलब अच्छा हो रहा है, अगर आप ट्राई करोगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ऑब्वियसली। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, लोगों से पूछा, स्पेशली लिंक्डइन पे। और उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं था क्या करना है यार, फिर मैंने बहुत सर्च वगैरह किया और मैंने क्या स्टार्ट किया कि मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया प्रोफेसर्स को कांटेक्ट करने का, क्योंकि मैंने देखा कि even for each application for PhD it is costing around like 40 or $50। तो मैं एग्ज़ैक्ट। सब एप्लीकेशंस तो अप्लाई नहीं कर सकती थी, राइट? तो मुझे कंफर्मेशन चाहिए था प्रोफेसर्स से कि यस यू शुड गो एंड अप्लाई, आप जाइए और अप्लाई करिए इस यूनिवर्सिटी में। तो मैंने प्रोफेसर्स से कांटेक्ट स्टार्ट किया।
और फिर मुझे बहुत सारे नेगेटिव रिस्पॉन्ड मिले, लेकिन कुछ-कुछ पॉजिटिव भी रिस्पॉन्ड मिले। और जो पॉजिटिव मिले, मैंने उन प्रोफ़ेसर्स से हमेशा कॉन्टैक्ट बनाए रखा, उनको हमेशा अपना अपडेट देते मतलब मैं रही कि सर एक्चुअली करंटली आई एम गिविंग जीआरई, मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, मेरा टॉफल क्लियर हो गया, मेरा जीआरई क्लियर हो गया और मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। तो मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या मिला, नॉर्थ कैरोलिना से और ओहायो के 2 प्रोफ़ेसर्स मेरे से हर महीने जैसे मंथली दे स्टार्टेड मीटिंग मी ऑनलाइन इवन दो कुछ एडमिशन नहीं हुआ था। वो रिसर्च मेरे से डिस्कस करना स्टार्ट किए कि मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मुझ में क्या इंटरेस्ट है, और वो कुछ प्रोफ़ेसर्स तो मुझे कुछ-कुछ होमवर्क टाइप भी देने लगे कि ये पेपर रिव्यू करो। तो इम्पोर्टेंट होता है पीएचडी में, अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए होता है, कि आप पहले से प्रोफेसर्स को कांटेक्ट करिए, डायरेक्टली एप्लीकेशंस में मत जाइए और अप्लाई मत करिए, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज लाइक बिल्डिंग द ट्रस्ट एंड बिल्डिंग द रिलेशनशिप। अगर आप प्रोफेसर को स्टार्टिंग से बता रहे हो आप इंडिया में बैठ के क्या कर रहे हो, आपका एम क्या है, तो वो आपको सही तरीके से गाइड कर सकते हैं। दैट इज़ द बेस्ट थिंग, राइट? इंस्टेड ऑफ लाइक कि राइट। आप कोचिंग जॉइन करो और सब कुछ अपने से करो, पैसा लगाओ उतना, राइट? तो मतलब मैंने ऐसे किया। अगर आप कुछ और डिटेल्ड है तो आप पूछिए फिर उसमें। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से बताया। अच्छा, ये जो बात है, ये जो एक-एक अभी करेंटली भी $60 $70 एक-एक एप्लीकेशन में लग जाता है। तो बच्चों तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, जो मुझे कितने में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि उसके पास तो उतना मनी नहीं है, इंडिया में एग्ज़ैक्टली। बैठकर एक-एक में 6,000 7,000। तो बच्चों कैसे यूनिवर्सिटी को आइडेंटिफाई करेगा सबसे पहले? तो मेरे केस में अनूप, जैसे मैंने क्या जाना बाद में, क्योंकि मेरे बहुत फ्रेंड्स लोगों ने कोचिंग्स भी लिया था, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले यूजुअली क्या करते हैं, आपका प्रोफाइल लेते हैं, आपका रिज्यूम देखते हैं और आपके रिज्यूम के हिसाब से वो यूनिवर्सिटी आपको करके बता देते हैं कि ये रैंकिंग की यूनिवर्सिटी है और आपके प्रोफाइल के हिसाब से these many universities are suited to your profile, so please go and apply for that or we can apply for you. बट मेरे केस में मैंने उस चीज़ के लिए कोचिंग्स तो नहीं लिए थे, तो मैंने क्या किया था कि अ, मेरे पास मुझे पीएचडी यार करना ही था। मुझे था कि मतलब नहीं अभी तो करना ही है, क्योंकि चाहे कुछ भी जान लगाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने हर प्रोफ़ेसर्स को के वेबसाइट पे गई, मैं हर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे गई। आई नो इट्स अ वेरी बिग टास्क, और मुझे याद है मैं मतलब ऑफ़िस में बैठ के रात-रात भर बस यही करती थी यार। मतलब मैं सबका ईमेल्स टेलर करती थी उन प्रोफ़ेसर के रिसर्च लैब के हिसाब से। जैसे मैं किसी यूनिवर्सिटी में गई अमेरिका के, और उसमें लैब में गई, लेट्स से बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का लैब है, और उसमें जाके मैं देख रही हूँ कि वो प्रोफ़ेसर अपने लैब में क्या-क्या करता है, क्या-क्या चीज़ उसने किया है, थोड़ा स्कैन किया मैंने, और फिर उसके हिसाब से मैं अपने रिज़्यूम में और अपने ईमेल में वही चीज़ मैंने हाइलाइट किया कि प्रोफेसर दीज थिंग्स आई हैव डन इन माय पास्ट करियर, और मुझे आपके लैब में इंटरेस्ट है फॉर फर्दर अपॉर्चुनिटीज। तो ये बहुत कभी-कभी बढ़िया बात आपने कहा, बहुत बढ़िया। मतलब आपने जो हार्ड वर्क किया, काफ़ी बच्चे क्या होता है, एक सीवी बना लेता है या एक पोर्टफोलियो बना ले, वो सभी को सेंड करते रहता है। मतलब एक साथ 10 हुँ। को 12 को सेंड कर दे, ये नहीं करना चाहिए। मतलब इंडिविजुअल प्रोफेसर टू प्रोफेसर वेरी होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और मतलब हार्ड वर्क। ऑब्वियसली अनूप इसमें बहुत टाइम लगेगा, और ये साउंड भी करता है यार ये कैसे पॉसिबल है, बट है। हुँ, अगर आप आपके में जुनून है, आपको करना ही है ना, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लाइक मेरे केस में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो इवन आफ्टर पीएचडी, इवन फॉर अप्लाइंग द जॉब, आई यूज द सेम स्ट्रेटजी। मतलब जिस भी कंपनी में मैंने अप्लाई किया, पूरा अपना रिज्यूम टेलर किया, रिसर्च इंटरेस्ट टेलर किया, कवर लेटर टेलर किया, एंड आई स्टार्टेड गेटिंग सो मेनी इंटरव्यू कॉल्स, बिकॉज उनको जो चाहिए, आप उनके बारे में भी सोचो, उनको तो राइट कैंडिडेट चाहिए ना अपनी कंपनी के लिए, अपने लैब के लिए, वो किसी को भी तो नहीं ले लेंगे कि। तो ये बहुत कुछ, बहुत चीज़ बहुत हेल्पफुल होता है कि आप थोड़ा-सा टाइम दो उस प्रोफ़ेसर का, थोड़ा लैब स्टडी करो, क्या किया है, और उसके बारे में थोड़ा ईमेल में लिखो दैट व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग हिज़ लैब? क्या आपको उसमें अच्छा लगा? आपको क्यों सीखना है वो? क्यों आपको उस पे रिसर्च करना है? दे वांट दिस थिंग टू नो, दे डोंट वांट कि आप उस पे पढ़ाई की हो पहले, दे डोंट वांट दिस। हुँ। सही है। तो सबको थोड़ा पहले से थोड़ा कौन-सी यूनिवर्सिटी में जाना है, इसको अगर एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले उसको विज़िट करना पड़ेगा। वेबसाइट एंड पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जो प्रोफ़ेसर उसके हिसाब से काम कर रहा है। हाँ, ग्रेट। जैसे अगर मान लीजिए कोई किसी बच्चे ने
मास्टर्स किया है, मतलब लेट्स से कोई हम लेते हैं जियो टेक्निकल में किया है मास्टर्स, तो इट्स बेटर कि आप डायरेक्टली जियो टेक्निकल के डिपार्टमेंट्स में जाइए, यूएस की यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, और वहाँ के प्रोफेसर्स को देखिए कि वो क्या क्या कर रहे हैं, उनको डायरेक्टली ईमेल से आप कांटेक्ट करिए। और आपको ये भी होता है कि रिस्पॉन्ड नहीं आता है, इट्स फाइन, क्योंकि प्रोफेसर्स बहुत बिजी होते हैं, उनको यहाँ पे बहुत सारे टीचिंग सेशंस लेने पड़ते हैं, सब कुछ है, इतने पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंडर। तो आप 1 वीक के बाद फ़ॉलो-अप, जेंटल फ़ॉलो-अप करना पड़ता है, ताकि अगर उनको रिमाइंड हो जाए कि वो भूल गए हैं, अगर ईमेल का रिप्लाई करना, कभी-कभी उनके पास फंडिंग भी नहीं होता है, तो वो रिप्लाई नहीं करते हैं। तो एट लीस्ट आप 1 या 2 वीक के बाद फ़ॉलो-अप कर रहे हैं, तो वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं कि प्लीज़ ईमेल मी बैक इन द नेक्स्ट सेमेस्टर, फॉल सेमेस्टर और द स्प्रिंग सेमेस्टर, जो अच्छा, कि अब एडमिशन बच्चे का को टाइम। बताओ ये जो सेमिस्टर के बारे में, तो बेसिकली ये एडमिशन कब-कब होता है? कौन-सी टाइम में होता है सेमिस्टर? तो यूएस में फॉर बोथ मास्टर्स, मैं दोनों के लिए बता रही हूँ, मास्टर्स और पीएचडीज के लिए फॉल में एक एप्लीकेशंस होते हैं, जो कि फॉल मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगस्त से स्टार्ट होता है वो। और दूसरा होता है स्प्रिंग, मतलब जनवरी से अप्रैल में होता है। तो इन दोनों एप्लीकेशंस, इन दोनों एडमिशंस के लिए आपको एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है, लाइक एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर। प्रिपरेशन तो एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर से स्टार्ट ही करना पड़ता है, क्योंकि इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू गेट ऑल द डॉक्यूमेंट्स रेडी फॉर योरसेल्फ। और फिर जैसे मान लीजिए आपका फॉल में है, तो आप नवंबर दिसंबर में, कई यूनिवर्सिटीज में तो डेडलाइन नवंबर दिसंबर का ही होता है फॉर नेक्स्ट फॉल, लाइक फॉर नेक्स्ट ईयर आई मीन। अम, और ऐसे ही स्प्रिंग में होता है, लेकिन फॉल में थोड़ा चांसेस ज़्यादा रहता है, क्योंकि फॉल में फंडिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोफेसर्स के पास ज़्यादा होती है। तो आपके पास चांस ज़्यादा होता है कि फॉल के लिए बच्चे अप्लाई करें, बोथ फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी। स्प्रिंग में क्या होता है, चांस होता है बट उतना नहीं होता है, कम होता है, क्योंकि स्प्रिंग में बच्चे भी बहुत कम आते हैं। तो अगर आप आते भी हो ना, तो जो भी बच्चे रहते हैं आपके, सब सीनियर्स रहते हैं, आपके साथ कोई नहीं रहता यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, या क्लासेस जाओ साथ में, टीचिंग असिस्टेंटशिप्स करो, रिसर्च असिस्टेंटशिप्स करो। तो जैसे मैं आई, तो मैं फॉल में, अगस्त में मैंने जॉइन किया, तो मेरे साथ मास्टर स्टूडेंट्स भी थे, तो मुझे एक रहता है ना कि सब लोग साथ में आए हैं इंडिया से, वी कैन टैकल थिंग्स, सब कुछ समझने में, तो वो इजी हो जाता है। तो हम लोग ऐसे काफी सारे सेशंस करेंगे जो बच्चों को लेकर भी, जो किस तरीके की उनको कब अप्लाई करना चाहिए, कैसे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, अगर बच्चों की पोर्टफोलियो, अपने सीबी को स्ट्रांग बनाना है, तो उसको क्या क्या चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए जिसकी उसको सीबी स्ट्रांग हो, मतलब प्रोफेसर को इजीली अच्छा लग जाए, जो हाँ ये सीबी को देख कर ही। तो हाँ, तो सबसे पहले तो सीवी में आप अपना, जैसे जो स्टूडेंट रहे, आप अपने एकेडमिक अचीवमेंट्स आप लिखो, क्या-क्या आपने डिग्री ली है, आप अपने रिसर्च एक्सपीरियंस लिखो, उसमें एक रिसर्च एक्सपीरियंस का एक सेक्शन बनाओ। और बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे जितने प्रोजेक्ट्स पे हम काम किए रहते हैं, यूजुअली हम उसको डिटेल में नहीं लिखते हैं, बट ट्राई टू, मतलब हमें ट्राई करना चाहिए कि वो जितने भी प्रोजेक्ट्स पे हमने काम किए, एटलीस्ट आप 2-3 लाइन उन प्रोजेक्ट्स के बारे में उस सेक्शन पे लिखो। क्या आपने किया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था और गोल क्या हुआ। और अगर कई एक्सपेरिमेंट्स या कई प्रोजेक्ट्स हम देखते हैं, हम फेल हो जाते हैं, जैसे हम नहीं किए हैं, मैंने बैचलर में कई प्रोजेक्ट्स किया, उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, यू हैव टू राइट दैट ऑल्सो, क्योंकि हम सिर्फ वही दिखाते हैं जिसमें हम सक्सेस हुए हैं, नहीं, आपको वो भी लिखना है जो कि फेल हो चुके हो आप, और आपने क्या किया है उस फेलियर के बाद, आपने क्या ट्रेनिंग्स लिया है, आपने क्या सीखा है उससे, क्या आपने कुछ और उसके, मतलब क्यों वो फेल हुआ, आप रीजन दो वहां पे। तो उससे क्या होता है, मतलब प्रोफेसर्स को भी इंटरेस्ट बढ़ता है कि उसने, बच्चे ने सब डिटेल में, स्टूडेंट ने लिखा है, और क्या क्या मेथड्स उसने किया है अप्लाई दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी। और अगर पब्लिकेशंस है, आप पब्लिकेशंस लिखो, वर्क एक्सपीरियंस अपना लिखो। और रेफरेंसेस जो है, मतलब पेजेस बहुत कम हो जाते हैं, तो यूजुअली यूजुअली रेफरेंसेस आप अलग से डॉक्यूमेंट में आप लिख के अटैच कर सकते हो ईमेल में। ओके, ओके। और ये जो प्रोजेक्ट की बात आती है, प्रोजेक्ट करना मैंडेटरी होता है सभी को। जिसके पास प्रोजेक्ट नहीं है वो क्या करे? तो अगर जिसके पास प्रोजेक्ट नहीं है, तो वर्क एक्सपीरियंस तो होगा ना, जैसे मतलब मान लीजिए आप किसी लैब में ही, जैसे कोर्सेज में भी इंडिया में, मैंने हाँ, हाँ, बैचलर्स किया, तो कोर्सेज में भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, लैब प्रोजेक्ट वर्क होता होता है। है। तो आप उस चीज को भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप बस लिख दो कि मैंने ये लैब किया है, दैट्स इट। उस लैब में आपने क्या किया, थोड़ा डिस्क्राइब कर दो, तो प्रोफेसर को भी इजी होता है जानने में कि स्टूडेंट ने क्या क्या डिटेल में किया है।
इवन इफ आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। बिल्कुल। और ये जो अप्लाई कर रहे हैं या ये जो ओपन पोजीशन और जो यूनिवर्सिटी अपना रिलीज करता है, जनरली ओपन पोजीशन हम लोग देखते हैं, उसके साथ साथ कुछ पोजीशन ऐसे भी होता है ना जो मेल मेल करने से, क्या मेल करने से उतना इफेक्टिव होता है? क्योंकि यूएसए में तो सारे ओपन पोजीशन ही होता है, मतलब वेबसाइट में रिलीज होगा उसके बाद ही तो प्रोफेसर लेगा। तो नहीं, कई केसेस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कई प्रोफेसर्स के पास फंडिंग अपॉर्चुनिटीज, फंडिंग आ गया है पहले से ही, फेडरल अच्छा। से या स्टेट से, तो वो जरूरी नहीं कि वेबसाइट पे आ ही जाए। कई प्रोफेसर्स के पास फंडिंग है, तो अगर उनको स्टूडेंट पहले से कांटेक्ट कर रहा है और मानिए कि वो प्रोफेसर वो स्टूडेंट को पसंद कर रहा है और उनका प्रोफाइल मैच हो रहा है एक दूसरे से, तो प्रोफेसर के दिमाग में वो चीज रहेगा कि हाँ, ये स्टूडेंट को लेना है। वो इंडिविजुअली भी ले सकता है आपको। ग्रेट, तो ग्रेट। इसीलिए और मैं अगर बोल रही ओपन हूँ। पोजीशन, हाँ, और ओपन अगर पोजीशन ओपन क्रिएट पोजीशन रहता है उसका तो जैसे, एडवांटेज रहेगा। हाँ, तो अगर जैसे ओपन पोजीशन है, मैं अप्लाई करने को कर सकती हूँ, बट मुझे नहीं पता कि मेरा होगा कि नहीं। मैंने किसी प्रोफेसर को हाँ, कांटेक्ट नहीं हाँ, किया हाँ, है, मैं बिल्कुल, किसी बिल्कुल। वहाँ पे कमिटी मेंबर्स को नहीं जानती हूँ। लेकिन अगर आप प्रोफेसर के थ्रू जाएंगे ना, तो आपको बहुत कुछ क्लियर होगा कि आपको क्या करना है पहले से ही। तो प्रोफेसर आपको सपोर्ट देगा एप्लीकेशन प्रोसेस में। बिल्कुल, और ये बिल्कुल, मतलब ये चीज प्रोफेसर की बहुत पूरा बच्चे, बैकएंड में रहेगा। हाँ, और ये चीज़ बहुत बच्चे जैसे गलती कर देते हैं कि डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं। डायरेक्टली दे गिव देयर एप्लीकेशंस, और फिर क्या होता है, कमिटी मेंबर्स बैठते हैं यहाँ पे। ऑब्वियसली एक प्रोफेसर फिर उन्हीं को लेगा ना कि जो स्टूडेंट्स उनको पहले से कांटेक्ट किया है, उनके बारे में वो डिटेल में जानता है, जिनसे वो 6 महीने से या 4 महीने से कांटेक्ट में है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट स्टूडेंट जिसका प्रोफाइल डायरेक्टली उसके सामने टेबल पे आ गया है थ्रू द वेबसाइट। ये चीज सही है। है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया पॉइंट पे नज़र किया जो काफ़ी बच्चे ने। अच्छा, यहाँ पे जो कॉमेडी का जो होगा ये मतलब ऑनलाइन इंटरव्यू होगा? हाँ, तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपका प्रोफाइल सेलेक्ट होता है उसमें, तो आपका पैनल इंटरव्यू किया जाता है, जिसमें सब लोग डिपार्टमेंट्स के लोग मतलब आपसे बात करते हैं, क्या है। और कई बार क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए आपको प्रोफेसर ही लेने के लिए तैयार है, तो वही हुँ, आपसे इंटरव्यू करेगा। फिर आपको पैनल इंटरव्यू के मतलब जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत आपको वो नहीं, बिल्कुल। डायरेक्ट लेगा, सब कुछ आपको वो बताएगा, अगर आपको उसका तो प्रोफाइल और इस पसंद है। इंटरव्यू में क्या-क्या पूछा जाता है? मेनली क्या-क्या पूछा जाता है? तो मेनली आपसे पूछा जाता है, आप में सबसे पहले तो कि मतलब व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन माय लैब। आपने पहले ऐसा क्या काम किया है और आपको क्यों लगता है कि आप इस लैब में, मेरे लैब में फिट हो। इस कोर्स वर्क में आप क्या क्या कोर्स वर्क्स करोगे, तो और आपसे ये भी पूछा जाता है आपने क्या क्या काम किया है पहले, आपने जो डिग्री ली है या कोर्स वर्क्स इंडिया में किए हैं वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो इन योर पीएचडी रिसर्च वर्क। तो वो ये नहीं चाहते हैं कि आप मतलब सब कुछ यार एकदम करेक्ट आंसर दो, बट एटलीस्ट वो चाहते हैं कि स्टूडेंट में एक लर्न करने की चाहत हो। वो हमेशा दिखाए कि मतलब हाँ, मैंने ये किया है बट मुझे ये भी सीखना है, और ये चीज मुझे आपके लेट से आपका कोई है एयर क्वालिटी का आपका काम है, तो मुझे उसमें अप्लाई करना है एंड आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू लर्न। तो उसके बारे में ऑब्वियसली थोड़ा आप स्टूडेंट पढ़ेगा कि क्यों वो इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में पढ़ के आप बताओ इंटरव्यू में, जो भी वो रिसर्च करता है। और सबसे अच्छा ये भी होता है कि अगर आप कुछ कुछ प्रोफेसर्स के रिसर्च पेपर पढ़ लो, तो उस पे क्वेश्चंस हो, तो उस पे आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। तो उससे और ज्यादा आपका इंटरेस्ट दिखता है प्रोफेसर्स को कि एग्ज़ैक्टली, यू आर सो मच इंटरेस्टेड इन देयर प्रोफाइल और लैब। एग्ज़ैक्टली, मतलब अगर कोई भी प्रोफ़ेसर की जो काम है उसके ऊपर, किसी का प्रोटीन के ऊपर काम है, तो अगर डायरेक्टली बोल देते सर मैंने आपका पेपर पढ़ा है, और अगर उस पेपर से अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो डेफिनिटली बहुत बड़ी इम्पैक्ट आती है, हाँ, डेफिनिटली। तो मतलब उसको कंप्लीटली हार्ड वर्क जो है वो 1 साल पहले से ही करना पड़ेगा। बच क्योंकि पूरा प्रोफ़ेसर को। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, और फिर आपको जैसे मान लीजिए आपको जीआरई और टॉफल स्कोर्स भी देना पड़ता है। अभी कई यूनिवर्सिटी में वो हटा दिया गया है, मेरे टाइम पे वो था। तो अगर आपका जीआरई टॉफल स्कोर भी अच्छा रहता है, तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बढ़ जाता है। जैसे हर यूनिवर्सिटी का एलिजिबल क्राइटेरिया कि आपका जीआरई स्कोर इतना होना ही चाहिए, देन ओनली यू कैन अप्लाई। तो उसमें प्रोफेसर कुछ कर ही नहीं सकता अगर आपका जीआरई स्कोर लो है। वो मतलब एचआर जो होता है डिपार्टमेंट, वो ओके। डिसाइड अच्छा, करता है। जीआरई टॉफल अभी मैंडेटरी है सभी में, कुछ-कुछ में तो हटा दी भी गया है ना, हाँ काफ़ी जी, बच्चे जा रहे हैं, मैं हाँ, देख रहा हूँ, मतलब वो चले जा रहे हैं।
हाँ, एक इंग्लिश काफ़ी फ्लुएंसी टेस्ट भी उसको देना ही है। हाँ, एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन कई यूनिवर्सिटीज़ में जीआरई और टॉफल हटा देते हैं, तो वो भी चीज़ नहीं पता चलता है स्टूडेंट्स को। जैसे मेरे केस में मुझे कुछ नहीं पता चलता था, कैसे वेबसाइट्स में किस डिपार्टमेंट में जाना है। तो सबसे अच्छा रहता है कि अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप कॉन्टैक्ट अस में जाओ यूनिवर्सिटी में, और उसमें ग्रैड कमिटी होता है, तो उसमें आप डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस ईमेल करो। यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, लोग रिप्लाई तो करते ही हैं यार। वो सब अगर आप क्वेश्चंस करो कि इस यूनिवर्सिटी में जीआरई रिक्वायर्ड है या नहीं, या कोई भी आपकी बेसिक क्वेश्चंस है व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू रिसर्च, अगर आपको प्रोसीजर समझना है, तो हम लोग, जैसे मेरे केस में तो यही होता था कि भाई मैं कैसे पता करूं, समझ में नहीं आ रहा, देयर आर सो मेनी थिंग्स रिटन ऑन वेबसाइट। तो मैं क्या करती थी, स्प्लिट करके क्वेश्चंस कमिटीज को मतलब पूछती थी, एचओडी को मैं ईमेल करती थी, और मुझे रिप्लाई बैक मिलता था। मतलब वो लोग मुझे बहुत अच्छे से समझा के मुझे बताते थे कि व्हाट आर द स्टेप्स यू नीड टू डू। तो अगर स्टूडेंट्स को नहीं आता है, इट्स नेवर बैड और इट्स नेवर हार्मफुल टू ईमेल द पीपल एंड आस्क देम द प्रोसीजर। ग्रेट, ग्रेट। मतलब पारुल तो कम्प्लीटली खुद से सीखा, जो भी सीखा है तो खुद से सीखा, मतलब किसी का हेल्प नहीं मिला। एक क्योंकि काफी बच्चों जो है तो होता है ना, मैं देखा हूँ जो विलेज से बिलोंग करते हैं ऐसे जो, या बड़े शहर से नहीं है, उनको ना हाँ, कॉन्फिडेंस की काफी कमी होता है, जो मैं एग्जैक्टली करूंगा exactly. मतलब वो बहुत ज्यादा हेजिटेट फील करता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। और वही मतलब मुझे भी वैसे ही प्रॉब्लम होता था कि मतलब मुझे ईमेल लिखने में भी प्रॉब्लम होता था। मैं समय हमेशा सोचती थी प्रोफेसर को कैसे ईमेल लिखें कि वो मेरे को रिजेक्ट ना कर दे यार सेकंड राउंड में, ये हमेशा फीलिंग आता था। लेकिन लेकिन मतलब मैंने सबसे क्वेश्चंस पूछा लिंक्डइन पे यार, सबको निकाला मैंने पकड़ के, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को ईमेल मतलब मैसेज किया, कई लोग तो रिप्लाई नहीं करते थे, बट बहुत लोगों ने मुझे रिप्लाई बैक करना स्टार्ट किया कि पारुल इट्स ओके, तुम ऐसे लिख सकती हो। मैं उनको इनफैक्ट ईमेल भी लिख के देती थी, और कुछ लोग मुझे हेल्प करते थे कि सर प्लीज आप बताइए ये ईमेल सही है कि नहीं, ऐसा लिखना। और उनसे भी कुछ चीजें समझती थी, क्योंकि मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं रहता था। सो व्हाट कैन आई डू, बट वेयर देयर इज अ वे देयर इज अ विल, बोलते हैं ना। तो वो आपको फाइंड करना है कि आप कैसे रास्ता निकालते हो। बिल्कुल। अच्छा, ये जो बच्चे मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका भी कंप्लीट सेम प्रोसेस ही होगा? हाँ जी, तो उसका भी सेम प्रोसेस है। मतलब मैं स्कॉलरशिप्स के बारे में भी बात करना चाहती थी, लेकिन अगर आपका तो दोनों केसेस में सेम प्रोसीजर होता है। मास्टर्स भी जब यहाँ पे आते हैं, तो वो एक तरह से लैब में ही रिसर्च करते हैं, तो उनको भी स्कॉलरशिप्स जो है पीएचडी की तरह ही मिलता है। लेकिन उनका फुल यही होता फुल है, वो फंडेड मिलता है, मतलब जो जितने भी पैसे कंप्लीट मिल जाते हैं? वो देखिए स्टार्टिंग में नहीं मिलता है, लेकिन जैसे मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोफेसर आपको डायरेक्टली फुल स्कॉलरशिप को बहुत प्रोफेसर्स तो नहीं देते हैं। स्टार्टिंग में वो आपको देते हैं टीचिंग असिस्टेंटशिप्स, तो उसमें क्या होता है कि आपको बच्चों को यहाँ पढ़ाना पड़ता है। जैसे अंडर ग्रेजुएट बच्चों का आप क्लासेस लो, प्रॉक्टरिंग करो, ग्रेड्स चेक करो, तो आपको उसका एक तरह से सैलरी मिलता है। उसको यहाँ पे कहते हैं टीचिंग असिस्टेंटशिप्स। कितने तो मिलता है अप्रोक्सीमेटली? वो जैसे हाफ होता है एज कंपेयर टू पीएचडी स्कॉलरशिप, जैसे $1000 एक पर बच्चे मंथ। का चल जाएगा, मतलब अगर वो जाएगा तो घर से पैसा लेना पड़ेगा या वहां से उसमें मैनेज हो जाता है? मैनेज हो जाता है। मतलब मेरे केस में तो मैंने मैनेज किया, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी स्कॉलरशिप्स नहीं थे। मैं सिर्फ टीचिंग असिस्टेंटशिप पे ही आई थी, और स्टार्टिंग में फर्स्ट मंथ के लिए। लेकिन फर्स्ट मंथ में आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है यहाँ पे। देर आर सो मेनी थिंग्स, आपको खुद के कोर्सेज लेने हैं, आपको रिसर्च लैब में तो पार्टिसिपेट करना ही है, क्योंकि प्रोफेसर को दिखाना है कि आप यार केपेबल हो, तभी तो वो नेक्स्ट सेमेस्टर का आपको फुल स्कॉलरशिप देगा। और उसके अलावा मैंने क्या किया, मैंने खुद से अपना एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप अप्लाई किया इन यूएस गवर्नमेंट। लाइक फेडरल स्कॉलरशिप्स होते हैं, स्टेट स्कॉलरशिप्स होते हैं, और वो सब आने के बाद मैंने किया। लेकिन एक बार पहला एम है कि आपको यहाँ पे आना है, और अगर आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप मिल जाती है या रिसर्च असिस्टेंटशिप मिल जाती है फर्स्ट 6 मंथ के लिए, तो आप आके फिर और कुछ बहुत कुछ सीखना पड़ता है फिर। मतलब यार सब स्टेज में यू हैव टू लर्न। लाइक इट्स नॉट जस्ट कि प्रोफेसर, कोई भी प्रोफेसर आपको नहीं बोलेगा कि 5 साल का मैं फंडिंग दे रहा हूँ आ जाओ, ऐसे नहीं होता है। बिल्कुल, मतलब कम्प्लीटली हार्ड वर्क करना पड़ेगा कंटिन्यूअसली, अगर हार्ड वर्क नहीं करेगा तो फेलोशिप जाएगा। हाँ, फेलोशिप जाएगा आपको। मतलब
बच्चों को यहाँ पे पढ़ाना भी, और यहाँ के जो बैचलर्स स्टूडेंट्स होते हैं उनका यार बहुत डिफरेंट कोर्स वर्क होता है एज कम्पेयर टू व्हाट वी स्टडीड इन इंडिया। तो उनको पढ़ाना, ऊपर से मेरे लिए प्रॉब्लम था, इंग्लिश का एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, मैं एक्सेंट नहीं समझ पाती थी यहाँ पे। तो मैंने बहुत सारे ग्रुप्स भी ज्वाइन किए, जैसे जिसमें मैं नॉर्मल पब्लिक से बात करती थी। मतलब बहुत कुछ सीखा मैंने खुद से यार। तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता है इंग्लिश तुरंत। इंग्लिश तो मुझे लगता है एक जेन्युइन इशू है, मतलब बच्चों को इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर जाएगा इंडिया के जो बच्चे, उसको क्या करें, मतलब ये बहुत मुझे लगता है जेन्युइन इशू है। जो बच्चे तो मतलब लोअर कम छोटे शहर से है ना, मतलब वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है उसका बोलने का। हाँ, कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब आप, मतलब मैं बता रही हूँ मेरे केस में भी ऐसा ही था, मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। इवन दो मैं आईआईटी से मास्टर्स की थी, फिर भी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता था यार। मैं बात भी करती थी, मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आता था लोगों का बात, यहाँ पे आने के बाद भी। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट किया बहुत फ्रेंडशिप करना लोगों से, अमेरिकन स्टूडेंट से। मेरे जो स्टूडेंट्स भी थे, क्योंकि मैं टीचिंग असिस्टेंटशिप करती थी, तो मैं वन ऑन वन भी बच्चों से बात करती थी। कुछ उनको प्रॉब्लम्स होता था, उन्हें बताती थी, सिखाती थी। फिर यहाँ पे क्या होता है, आउटरीच एक्टिविटीज होता है, जैसे कि आप स्कूल्स में जाके बच्चों को सिखाओ सब कुछ, वो आपको एक्स्ट्रा उसका पैसा मिलता है, वो भी एक तरह से जॉब है। आप अच्छा, पीएचडी के दौरान भी करते हो वो सब। तो उससे मतलब वो क्या घर होता है, में वो जाकर। घर में नहीं, वो स्कूल्स में जाते हैं। आप अच्छा, स्कूल में। डेमोन्स्ट्रेशन दो, मॉडलिंग करो, मतलब मॉडल्स, केमिस्ट्री के मॉडल्स होते हैं, बायोलॉजी के मॉडल्स होते हैं, बच्चों को पढ़ाओ, लैब सेशंस दो। तो यहाँ पे बहुत सारा चीज है जो कि बच्चे कर सकते हैं टू इम्प्रूव देयर कॉन्फिडेंस, टू बूस्ट अप देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। और उसके अलावा मैंने टोस्ट मास्टर्स क्लब और बहुत सारे जैसे कमिटीज होते हैं बच्चों के, इंटरनेशनल कमिटीज हैं, डांस का ग्रुप है, तो उसमें मैंने ट्रेजरर के लिए मैंने अपने आप को अपॉइंट कर दिया, जस्ट टू इंक्रीज कनेक्शंस एंड कम्युनिकेशंस, ताकि। तो अच्छा, आप देख रहे हो ना, मतलब मैं बहुत कुछ बता रही हूँ, आई नो, बिल्कुल बट बिल्कुल, नहीं ये बहुत अच्छी बात। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पीएचडी का टाइम कितना लगा, जो पीएचडी का टाइम। तो इट डिपेंड्स ऑन, पीएचडी का टाइम बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपके पब्लिकेशंस पे, आपके प्रोफेसर पे, आपका रिसर्च वर्क क्या है, और आपने कोर्स वर्क्स उतने कंप्लीट किए हैं कि नहीं, क्योंकि यूएस में 110 क्रेडिट्स लेने पड़ते हैं पीएचडी में, या 90 क्रेडिट्स तो लेने पड़ते हैं, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग है। तो मेरे केस में क्या हुआ, मैंने 90 क्रेडिट्स में बाद में मैंने 30 क्रेडिट्स इंडिया से ट्रांसफर करवा लिए, वो हर केस में नहीं होता है। वो कैसे होता है। वो जैसे मान लीजिए अगर आप आईआईटी से हैं या एनआईटी से हैं, तो वो 30 क्रेडिट्स ट्रांसफर हो जाते हैं। तो आपको 30 क्रेडिट्स के कोर्सेज एक्स्ट्रा नहीं लेना पड़ता है यहाँ पे। अच्छा, वो ओनली आईआईटी से एनआईटीज को प्रोवाइड करता है, या हाँ, कुछ क्यूएस रैंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, वो यूजुअली मतलब आईआईटीज और एनआईटीज के, अगर आप पास आउट हो तो उनके क्रेडिट्स काउंट हो जाते हैं यहाँ पे यूएस में। अच्छा, ओके ओके, मतलब इसलिए जो बच्चे आईआईटी से एनआईटी से, उसको आसानी से मिल भी जाता है इसके कारण से पीएचडी। थोड़ा-सा आसान रहता है, क्योंकि एक्चुअली मैंने यहाँ पे देखा है कि प्रोफेसर्स जो है यहाँ पे आईआईटीज़ के बारे में ही ज़्यादा जानते हैं। इफ यू आर फ्रॉम आईआईटी, दे नो दैट यू आर अ गुड कैंडिडेट। एक वो आपके रिज्यूम में रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि मेरे कमिटी मेंबर्स में भी बहुत प्रोफेसर्स थे, कुछ प्रोफेसर्स थे जो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ से थे। तो उनके पास जब एप्लीकेशंस आता था तो वो मतलब पूछते थे गाइडेंस के लिए, और वो बोलते थे कि मतलब ये ब स्टूडेंट आईआईटी से है तो अच्छा ही होगा। बट दे डोंट नो, उनके पास सीएसआईआर या जैसे आईसर उतना उनको नहीं पता होता था कि वो सही सब है, भी सही साइंस के बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में। अ, तो ये चीज़ अच्छा हो जाता है। है। आईआईटी एक काफी ज्यादा स्ट्राइक करता है, उनकी सीवी में अगर होगा तो सीवी सिलेक्शन की चांसेस ज्यादा हाँ, होता है। आपके पास ज़्यादा थोड़ा चांस रहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि बहुत ज़्यादा रफ प्रोसेस होता है आईआईटी में भी जाने का इंडिया में। तो उनके दिमाग में ये रहता है। अच्छा पारुल, मुझे ये बताओ रिकमेंडेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब काफी बच्चे को देखता हूँ मैं जो आईआईटीज में, वो कोई एग्जाम क्रैक नहीं करता है, अच्छा रिकमेंडेशन लेकर वो चले जाते हैं, तो रिकमेंडेशन की इंपॉर्टेंस कितना है। रिकमेंडेशंस का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, और यूजुअली जैसे 3 रिकमेंडेशन लेटर्स ये लोग मांगते हैं, 3 या 4, डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो आप ये कर सकते हो जैसे स्टूडेंट्स, कि अगर आपको आईआईटी में पढ़े हो तो आपको तो प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रोफेसर से ले सकते हो रिकमेंडेशंस। लेकिन लेट्स से आप दूसरे यूनिवर्सिटीज से पढ़े हो,
तो अगर आपका रिकमेंडेशन किसी आपके वर्क एक्सपीरियंस सुपरवाइजर का मिल जाए, या फिर ऐसे इंसान का मिल जाए जिससे आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, आपका कोई सीनियर हो, ज़रूरी नहीं है कि आपका वो प्रोफेसर ही होना चाहिए या सुपरवाइजर ही होना चाहिए। लेकिन एटलीस्ट एक तो रखो, एक सुपरवाइजर या एक प्रोफेसर रखो। जो भी 3-4 हैं, अगर आपके सीनियर कलीग्स हैं जो आपको देखे हैं प्रोफेशनली, आपको जानते हो कि आपने बहुत कुछ किया है और क्या-क्या किया, वो आपके बारे में लिख सकते हैं, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है आपके एप्लीकेशन में। सही है। तो काफ़ी बच्चों को रिकमेंडेशन की काफ़ी दिक्कत होता है, तो क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता है रिकमेंडेशन कहाँ से मिलेगा, तो उनको हेल्प चाहिए होता है। तो अगर किसी भी बच्चों को हेल्प चाहिए, तो डेफ़िनेटली वो आपसे कनेक्ट कर सकता है, आपकी सोशल मीडिया लिंक्डइन या हाँ ऐसे जी। कोई कोई भी प्लेटफ़ॉर्म में कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, मेरा लिंक्डइन प्रोफ़ाइल भी है। बच्चे उस पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं और मैं उन्हें हेल्प कर सकती हूँ अगर कुछ स्पेसिफ़िक क्वेश्चन्स हैं उनसे, उनको रिलेटेड उससे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा बच्चों को, क्योंकि काफ़ी बच्चों की काफ़ी सारे डाउट्स होता है, या डायरेक्टली आई थिंक पूछ सकते हैं मैम से, और मैम की टाइम के अकॉर्डिंग डेफिनिटली रिप्लाई बैक करेगा। और ये बेसिकली सीरीज़ की जो मेन प्लानिंग है, इंडिया में काफ़ी जो बच्चे हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जो हम लोग अब्रॉड जाना है, क्योंकि इंडिया में जो मार्केट है, वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं। जैसे पारुल भी करंटली अभी सेटल है यूएसए में, तो उसके पास एटलीस्ट जॉब है। इंडिया में क्या हो रहा है, बच्चों को पीएचडी करने के बाद भी कोई सिक्योरिटी नहीं हुआ है, जो जॉब उसको मिलेगा ही, कोई सिक्योर नहीं है। जो हाँ पीएचडी कर रहा है, 5 साल मेहनत कर रहा है, जो एटलीस्ट उसको जॉब मिलेगा, इतने खराब हो चुका है ना, मतलब बच्चे पीएचडी कंप्लीट करने के बाद भी ना 30,000 की 40,000 की नौकरी कर रहे हैं इंडिया में। देखिए अनूप, लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि यूएस में भी अभी मार्केट बहुत खराब है। एक्चुअली मतलब मैं जब थी तभी से ये सुन रही हूँ। लेकिन मुझे लगता है ये हमारे लिए एक अपॉर्च्युनिटी है। अगर मार्केट खराब है, तो आपके लिए ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी है कि अगर आप बहुत अच्छे से काम करो, आप सेलेक्ट होगे ही। क्योंकि यार प्रॉब्लम जो है कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। मुझे तो यही लगता है, जब मैंने बैचलर इन बायोटेक्नोलॉजी किया था, मैं अपने कॉलेज में यही सुनती थी कि हमारे कॉलेज से लोग बस बीपीओज़ में जाते थे और बहुत बच्चों बीपीओज़ में ही जॉइन किया बच्चों ने, बीपीओज़ एंड केपीओज़ में। लेकिन आप देखो, मतलब टाइम लगता है, हार्ड वर्क लगता है, बहुत कुछ पेशेंस रखना पड़ता है, आपको कंटीन्यूअस हार्ड वर्क करता है, बट एट द एंड इट्स रियली वर्थ। और अगर मार्केट खराब है, तो मुझे तो ये लगता है कि आपके लिए बहुत अच्छा है कि मार्केट खराब है, क्योंकि अगर आप उसमें चार्म करोगे ना, तो आप सेलेक्ट हो गई। यही बस आपको करना है कि आपको जो लोग कर रहे हैं ना, उससे आपको डिफरेंट कुछ करना है। जो सब लोग कर बिल्कुल। रहे हैं वो मत करो। देखो कि क्यों नहीं आप सेलेक्ट हो रहे हो, क्या प्रॉब्लम है। इट्स नॉट बिकॉज़ मार्केट इज़ नॉट गुड। यार ये वर्ल्ड इतना बड़ा है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिया में ही करो। जैसे मुझे फ़ेसबुक पे भी मैसेजेस आते हैं लोगों के कि मैम मेरा आप जॉब लगवा दीजिए यूएस में। तो मैं उनसे पूछती हूँ आपने क्या किया है? तो मैंने बैचलर्स किया है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम इंडिया। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, आप मेरा जॉब लगवा दीजिए। तो मैं उनको कैसे बताऊँ कि यहाँ पे जॉब मैंने जो लिया है या कोई लेता है, इतना ईज़ी नहीं होता है कि आप मतलब बैचलर या मास्टर्स इंडिया से करो और डायरेक्ट आप यूएस में जॉब ले लो। इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि उसके मेन दिक्कत तो उसके पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, और एप्लीकेशन कुछ पता नहीं होता। इंडिया में कम्प्लीटली थियोरिटिकल होता है मेजोरिटी, और रियल एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। पीएचडी के बाद भी यहाँ पे भी बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनको जॉब नहीं लगता है। मास्टर्स के बाद भी अभी बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनको जॉब नहीं लगता है। तो क्या होता है, कई बार उनका प्रोसीजर एप्लीकेशन का बहुत गलत होता है। वो सही तरीके से अप्लाई नहीं करते हैं। एक ही रिज्यूम को हर जगह डाल देते हैं कि बस पिक हो जाएगा। नहीं, वो चीज़ नहीं करना है हमें। मतलब हमें मार्केट को समझना है क्यों नहीं हो रहा है पिक। और अगर नहीं हो रहा है, आप स्टार्टिंग में कोई भी छोटा जॉब लगे वो स्टार्ट करो और फिर धीरे-धीरे अपना स्किल्स इम्प्रूव करके अच्छे पोज़ीशंस में अप्लाई करते रहो। हमेशा ग्रो करने के मतलब देखो। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, और एक बात मुझे बताओ, ये जो बच्चे अब्रॉड के लिए सोच रहा है, ठीक है, तो जब अगर कोई बच्चे चाह रहा है, ठीक है, अब्रॉड में, जस्ट मैं काफी बच्चों की क्वेरीज होता है, तो उसको क्लियर करने के लिए, कोई यूएसए की बच्चे भी आ रहा है और कोई इंडिया के बच्चे भी वहां पे ज्वाइन कर रहा है, तो यहाँ पे कोई भेदभाव होता है क्या, मतलब ऐसे जो इंडिया की बच्चे जा रहा है उसको ज्यादा काम कराएगा, या ऐसे ऐसे कुछ होता है?
मैं कहूँगी कि मतलब मैं यहाँ पे जब से आई हूँ, मुझे यहाँ का कल्चर मतलब इस चीज़ में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे एक्चुअली डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन का एक तरह से समझिए आप, अलग कमिटी होता है। कमिटी बस बोलने के लिए नहीं होता है यार, वो सच में होता है। और जैसे जब मैं पीएचडी करने आई या पीएचडी के बाद जब मैंने इंटरव्यूज़ भी दिए इतने जॉब्स के, तो मेरे से ये क्वेश्चंस पूछा भी जाता था। इन ऑल लाइक 4 इंटरव्यूज़ होते थे एक जॉब को लेने के लिए। पैनल इंटरव्यूज़ 2 और 2 इन पर्सन इंटरव्यूज़। तो उसमें ये सवाल बहुत ज़रूरी होता है हर कैंडिडेट से पूछना कि आप डाइवर्सिटी के बारे में आप क्या सोच रखते हो? क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आप किसी को आप गलत नहीं बोल सकते हो। मतलब ये हम बोल ही नहीं सकते कि आप किसी को टॉन्ट नहीं कर सकते हो, किसी पे गलत कमेंट नहीं कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी मतलब आपको वो कल्चर बहुत गलत माना जाता है। आपको सबके साथ बहुत इक्वली लोग पेश आते हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। लोग रिस्पेक्ट देते हैं इवन दो यू आर फ्रॉम इंडिया, ईरान, चाइना, क्योंकि यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स कहाँ-कहाँ से आते हैं। प्रोफ़ेसर्स जो हैं वो कई लोग तो होते हैं यार चाइना से, कोरिया से और अमेरिकन्स तो होते ही हैं। तो सब लोग बहुत कंबाइन करके, और इनका यहाँ पे थिंकिंग ये होता है ना कि मतलब अगर आप इतने कंट्री से हो तो इतने लोगों का डाइवर्स आइडियाज़ मिला के हम कंट्री को कितना आगे बढ़ा सकते हैं। हम अपने ऑर्गेनाइज़ेशन को कितना आगे बढ़ा सकते हैं। इनका मतलब थिंकिंग ये होता है यहाँ पे। और जैसा ये थिंकिंग नहीं होता यार उसको बुली करो या उसको कमेंट करो, उसके कलर पे कमेंट करो, या मतलब ऐसा इंडिया में मुझे देखने को मिला, मेरे साथ भी हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। अगर आप सो रात में पढ़ाई कर रहे हो ज़्यादा तो आपको लोग, लड़कियों को मतलब मेरे को भी टॉन्ट सुनना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे लोग बहुत अच्छे से आपको रिस्पेक्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। आपको बस हेल्प माँगना है, अच्छे से माँगना है। बिल्कुल, बिल्कुल। काफ़ी अच्छे मतलब कंप्लीट जो जर्नी है, तो काफ़ी बच्चों के अंदर डर भी रहता है, जो मैं बाहर जाऊँगा, कैसे मैनेज करूँगा, उसकी एटमॉस्फेयर क्या होगा? काफ़ी बच्चे डर जाते हैं इसको सोचकर। तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होगा और हाँ, बहुत फ्रेंडली होता है, और आप जब आते हो तो इसीलिए मैंने कहा जैसे आप फॉल सेमेस्टर में आते हो ना, तो आपके साथ बहुत नए स्टूडेंट्स रहते हैं, जो मास्टर्स के रहते हैं, और आप सब साथ में मतलब स्टार्टिंग में तो यार सब साथ में रहते हैं, तो अगर किसी एक स्टूडेंट के पास भी कार रहती है, तो सब मिल के जाते हैं ग्रोसरी वगैरह लेने। स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होता है बट मैनेज हो जाता है, ऐसा नहीं रहता है यार कि घर से पैसा नहीं मँगाना पड़ता है, ये तो नहीं होता है। और फिर जैसे वीकेंड्स रहता था तो मैं पार्ट टाइम में भी कुछ जॉब करती थी वीकेंड में भी जाके। तो उससे भी मेरा जैसे कैश में कुछ अर्निंग हो जाता था, क्योंकि मेरे पास स्टार्टिंग में फुल स्कॉलरशिप नहीं था। एक बार जैसे जब आप सब कुछ करते जाओ ना तो स्कॉलरशिप्स मिलने लगे, प्रोफेसर्स से रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो गया, आपके रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स थोड़ा सक्सेसफुल होने लगे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो यार रिसर्च भी फेल होते थे क्योंकि सब कुछ नया है। आपको सब कुछ नया सीखना है, लैब में इतने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्या-क्या होता है, इतने प्रोटोकॉल्स होते हैं, सब कमिटी मेंबर्स होते हैं, सबके साथ आपको इंटरैक्ट करो। लेकिन सब कुछ धीरे-धीरे होता है, लेकिन यही है आपको हमेशा अपना ये प्रोग्रेस जो आप बात बता। बोले मतलब घर से पैसा नहीं है, फंडिंग की दिक्कत है, वहाँ पे जाकर जॉब करना, मतलब काफ़ी लोग तो ये सोच भी नहीं पाते हैं। तो ये करना एग्ज़ैक्टली। तो बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है। तो बेसिकली तुम्हें इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि हिम्मत कहाँ से मिला? हिम्मत मतलब कहाँ से मिला मोटिवेशन कहाँ मुझे? से लाते थे इतना ज़्यादा मोटिवेशन? मुझे वही मुझे लगता था, मुझे मैं अपने फेलियर्स को देख के यही सोचती थी कि मतलब मैं क्या सीखी हूँ? वो इतना मैं फेल हुई हूँ अपने मतलब स्टार्टिंग में, और एक्चुअली बाद में भी फेल हुई हूँ। मेरे पीएचडी भी बहुत स्मूथ तो नहीं गया है, बहुत सारे उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस आए, बहुत रिसर्च ल मतलब मेरे एक्सपेरिमेंट्स फेल होते थे, पेपर्स नहीं निकलता था। लेकिन मैं हर बार सोचती थी मैं यहाँ तक आई हूँ यार, इतना कुछ करके अपने से, अगर मैं इस पॉइंट पे अगर हार जाऊँ और पीछे चले जाऊँ, तो ये सही नहीं होगा। और अभी भी मैं यही सोचती हूँ यहाँ पे भी कि मतलब मैं अपने से ऊपर यहाँ के लोगों को देखती हूँ, तो मुझे यही लगता है कि अभी भी मैं बहुत पीछे हूँ, अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना है, आगे करना है। तो ये एक जर्नी है, वो कभी एंड नहीं होगा कि आप, लोगों को लगता है हाँ, हम आईआईटी से निकल गए, सब कुछ हो गया, अब तो जॉब मिल जाएगा, नहीं। आपको हर स्टेप पे लर्न करना है, आगे बढ़ना है, और सबके लिए ये चैलेंजिंग होता है, बस आपके लिए चैलेंज नहीं है, सबको ये चैलेंज फेस करना होता है।
बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन जानी है तुम्हारा, मतलब एक लड़की को जनरली मैं देखता हूँ जो बच्चे यूएसए या ये सब जाते हैं, उसकी फैमिली में मतलब बैकअप रहता है। जब चलो फैमिली सपोर्ट करते हैं, मतलब जिसके पास फंड नहीं है, जिसके घर में, तो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है, स्पेशली लड़की लोगों के लिए। लड़का लोग तो हाँ, चलो उसको करना ही है काम, क्योंकि बहुत लोग लड़की सोच नहीं पाते ऐसे, क्योंकि एग्ज़ैक्टली उनको ना। लगता तो है चलो अभी। हाँ, हाँ, जैसे मैं जब आई, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरी जो रूममेट्स थी वो लोग काफ़ी हाई प्रोफाइल फैमिली से थी, दिल्ली से थी, बॉम्बे से थी, मैं नहीं हूँ वहाँ से। और मोस्टली यहाँ पे आप विश्वास नहीं करोगे, उत्तर प्रदेश से मैं आज तक सिर्फ एक लड़के से एनकाउंटर हुई हूँ 6 साल में। उत्तर प्रदेश से कोई आता ही नहीं है, लड़की छोड़ो आप। और जब भी मैं किसी मतलब सुनती हूँ कि उत्तराखंड से भी कोई है, जैसे अगर टेम्पल में जाती हूँ तो एक प्रीस्ट मिले उत्तराखंड से, तब मुझे लगता है अच्छा उत्तराखंड का कोई एक इंसान है। यूजुअली सब स्टूडेंट्स साउथ इंडिया से होते हैं यहाँ पे, या तो मुंबई या दिल्ली से होते हैं। तो स्टार्टिंग में तो मेरे पास पैसे भी नहीं रहते थे कि मतलब मैं कुछ करूँ। तो मेरी ये आ गई थी, मतलब मुझे था कि मुझे घर से तो नहीं माँगना है यार। यहाँ तक मैं आई हूँ, टीचिंग असिस्टेंटशिप मिला है, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी। और आपको विश्वास नहीं होगा, मैं अपने प्रोफेसर से जाके लेंड लिया था मैंने पैसा, कि सर आप प्लीज मुझे $200 आप दे दीजिए, मुझे रेंट पे करना है और मैं आपको बाद में लौटा दूंगी। मतलब मैं ऐसे करके स्टार्टिंग में तो ऐसे गुजारा किया मैंने। मैं सैलून जाके आईब्रोज बनाती थी कि मुझे कुछ पार्ट टाइम में पैसे मिले। लेकिन आप देखो, मतलब आज मुझे उसका इतना मेहनत, इतना सब कुछ का रिजल्ट तो मिलता ही है एक ना एक दिन। वही आपको पेशेंस से काम करना होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। पारुल की जो जर्नी था डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था। एक लड़की के लिए तो इतना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हमारी इंडिया की जो लड़कियाँ यहाँ पे ऐसे घुसा दिया जाता है ना उसके दिमाग में, चलो तुम घर करो, शादी करो, यही तुम्हारी काम है। हाँ क्योंकि जी। इंडिया में तो यही चलता है, और मुझे लगता है यूपी या उस सभी गाँव में जो है, बड़े शहर होता तो मुंबई, दिल्ली चलो अलग बात है। हाँ। जो छोटे और शहर से उसको यही घुसा दिया जाता है। वही अनुभव। और जब मैं वीजा करने भी जाती जा रही थी तो मुझे इतना डर लगता था कि मतलब मेरा वीजा होगा कि नहीं, स्टैंप होगा कि नहीं। और उस टाइम पे मेरी शादी की बात भी फिक्स हो गई थी। और समझिए उस टाइम पे अगर मेरा वीजा नहीं होता तो उस टाइम पे मेरा मैरिज भी हो जाता है। इस टाइप का ऐसा सिचुएशन था। तो वो मेरे लिए कौन था कि सी वो एज में करना ही है। यूएसए आया? यूएसए कौन सी एज में आया? मैं यूएसए आई 28 इयर्स के एज में, और फिर मैंने 5 इयर्स में अपने पीएचडी कंप्लीट की। और एक्चुअली यहाँ पे पीएचडी सिर्फ पीएचडी में कई क्या होता है कि आप बस रिसर्च कंप्लीट करते हो, बट अगर आप इंटर्नशिप वगैरह भी करते हो तो वो सब कुछ मिला के एक तरह से जॉब एक्सपीरियंस यूएस में माना जाता है। इट्स नॉट ओनली कि आप लैब में काम किए हो। तो वो एक तरह से आपका जॉब है, तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हो अपने काम के लिए, कनेक्शंस बनाने के लिए, इतने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने को रहता है, बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो मतलब इतना टाइम लगता है और फिर आप जॉब अप्लाई करो। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पारुल ने आज कंप्लीट हमें डिस्कशन किया, ऐसे हम लोग और भी सेशन करेंगे, और डॉक्टर पाल जो है हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करेगा, ठीक है? काफ़ी सारे हम लोग इंडिया के जो बच्चे हैं, हम लोग ट्राई करेंगे और भी ऐसे हज़ारों बच्चों को सेंड किया जाए पीएचडी के लिए, मास्टर्स के लिए, और इसकी जो हम लोग अलग से ग्रुप भी बनाएँगे, तुम लोगों को लिंक मिल जाएगा, ठीक है? तो मैं सजेस्ट करूँगा बच्चों को मैक्स टू मैक्स इस वीडियो को शेयर करो, अपने जो दोस्त हैं, जो सच में चाहते हैं, जो कुछ करने के लिए, बाहर जाने के लिए, ठीक है? और पारुल डेफिनेटली हम लोग के लिए एक इंस्पिरेशन है, और हम लोग बच्चों के साथ भी कनेक्ट करेंगे, काफ़ी बच्चों के साथ भी इंटरेक्शन करेंगे, और मैम डेफिनेटली उन सबका जो क्वेरीज है, डायरेक्टली जो क्वेरीज है वो तो मैसेज में पूछ ही रहा है, बट डायरेक्टली पूछ भी सकता है, तो हम लोग वो भी सेशन बहुत जल्दी लाएंगे। तो थैंक यू सो मच अपने इतने वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। करेंटली शायद अभी पारुल ऑफिस में बैठे हैं, करेक्ट? हाँ जी, तो अभी मेरा यहाँ का सुबह का 9 बज रहा है और मेरा ये अभी ऑफिस का टाइम है। हाँ जी। सही है, सही है। तो थैंक यू सो मच ये टाइम देने के लिए, और डेफिनेटली काफ़ी बच्चों को हेल्प करने वाले हैं, और काफ़ी कुछ तुम लोग की जो भी सपोर्ट चाहिए, मैक्सिमम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो इससे जो दिक्कत पारुल को हुआ था, तो शायद आने वाले जो बच्चे हैं उनको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस उनको मिलता रहेगा। तो थैंक यू सो मच अपने वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनूप, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं एंड आई होप कि मेरी वजह से कुछ बहुत बच्चों को हेल्प मिले।
बस मैं यही चाहती हूँ जो मुझे फेस करना पड़े उतना फेस ना करना पड़े किसी को गाइडेंस मिल जाए एंड आई गेस वी बिल्कुल कैन बोथ डू टुगेदर बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच।